सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षावाणी। मेरा नाम ऋषिका पांडे है। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये क्लास 10th का चैप्टर है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, दोनों के बीच में डिफरेंस, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस एग्जाम में भी आता है। और फिर हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, और इसके ये टाइप है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 टाइप हमें दिए गए हैं बुक में, जिसमें है फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। रिप्रोडक्शन क्या है? एक स्पीशी अपनी स्पीशीज को कायम रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म का बनना, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। एक पेरेंट से एक बच्चा होता है, एक प्लांट से उसके फ्लावर्स होते हैं, या फिर अलग अलग एनिमल से उनके बच्चे होते हैं। तो रिप्रोडक्शन एक स्पीशीज़ को आगे कायम करने में मदद करता है कि वो स्पीशीज़ धरती से ख़त्म ना हो जाए, इसलिए रिप्रोडक्शन हमारा ज़रूरी होता है। जैसे हम देखें तो रिप्रोडक्शन सिर्फ स्पीशीज़ बढ़ाने के लिए ज़रूरत होता है कि धरती पे स्पीशीज़ बनी रहे, जो हमारे पास बैलेंस होता है फूड वेब का, वो डिस्टर्ब ना हो, अलग अलग काम है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें क्या रिप्रोडक्शन एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के जीने के लिए ज़रूरी है? नहीं, क्योंकि हमें ज़रूरी है फूड, वाटर एंड एयर। हमको ये 3 चीज़ ज़रूरी है। अगर कोई इंसान रिप्रोडक्शन करता है तब भी उसी का कोई उसको नुकसान नहीं है, कोई नहीं करता तब भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन रिप्रोडक्शन होता है एक नए ऑर्गेनिज्म का बनना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग में, जो पहले से है उससे नए ऑर्गेनिज्म का बनना। ठीक है, जो जिससे बन रहा है उसको हम पेरेंट्स कहते हैं, और जो बना है उसको हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जैसे हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, और इसका यही काम है कि ये एक्सटिंक्शन से बचाता है एक स्पीशीज़ को। तो हम पढ़ेंगे फिर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स है? पहला है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में भी डिफरेंस करवाती हूँ, क्योंकि डिफरेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ठीक है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, इसमें सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है। एक सिंगल पेरेंट है तो वो आज आगे जाके खुद को डिवाइड कर लेगा। इसमें 2 पेरेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसमें बोथ मेल एंड फीमेल इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसमें दोनों मेल और फीमेल होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तभी रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है, फिर वो आगे चल के डिवाइड कर लेते हैं। दूसरा हमारा है नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ जर्म सेल। जर्म सेल की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे वही सिंगल सेल है वो आगे जाके डिवाइड हो रहा है, और इसमें जर्म सेल मतलब रिप्रोडक्टिव सेल, और इसमें इन्वॉल्वमेंट रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, मतलब इसमें स्पर्म और ओवम फ्यूज होंगे। ठीक है, तब इसमें हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिर हमारा आता है नो फर्टिलाइजेशन। इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, इसमें सिंगल पेरेंट है, इस पे बोथ मेल फीमेल है। इसमें नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ जर्म सेल होगा, और इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स, जर्म सेल्स, सेक्स सेल्स जो हम कहें, मीन्स स्पर्म ओवम। इसमें फर्टिलाइजेशन होगा क्योंकि दोनों मिल रहे हैं, और इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है,
तो ये मेन इम्पॉर्टेंट बात है। बेसिक हम कहें तो ये सिंगल पेरेंट है और ये भी इसमें डबल पेरेंट है। और दूसरा कहे कि इसमें जर्म सेल्स, इन दोनों में इसमें जर्म सेल्स का कोई यूज़ नहीं है, इसमें जर्म सेल्स का ज़रूरी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी पार्ट से भी हो सकता है, पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और बॉडी, लेकिन हम इसमें कोई पार्ट से नहीं बना सकते। नो पार्ट्स इज आर यूज्ड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये मैं आगे चल के बताऊंगी। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। एसेक्सुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, सिंगल सेल होगा या मल्टी सेलुलर होगा, एक ही इन्वॉल्व होगा। तो इसमें ना हम कोई पार्ट भी यूज़ कर सकते, एक पार्ट को यूज़ करके कहीं और लगा दिया या एक पार्ट आगे जाके बन गया, रीजेनरेट हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें कोई पार्ट से यूज़ नहीं कर सकते। आगे मैं चल के बताऊँगी कहाँ पर। जैसे मेरा हाथ है, मैं अपनी उंगली को काट दूँ, इतनी उंगली हटा दूँ तो इससे कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएगा, लेकिन इसी के जगह कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हमारे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। एग्जाम में पूरा लिख के आना, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे मैंने बताया कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, एक पार्ट से भी हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं या दूसरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, बुक में 6 टाइप्स दे रखे हैं, जिसमें है हमारे पास फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले फिजन से। फिजन मतलब टूट जाना और फ्यूजन मतलब होता है एक साथ जुड़ जाना, ठीक है। तो फिजन में टूटेगा एक बॉडी, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम ले लें, हमने ले लिया अमीबा या पैरामीशियम, या फिर हम ले ले लीश मानिया। ये सब ऑर्गेनिज्म ना प्रोटोजोन्स है, ठीक, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड है। तो इनमें क्या होता है ना कि जैसे अमीबा है, अमीबा का ये न्यूक्लियस है, अमीबा ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ये टूटता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, फिर न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड हो गया। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद ये हमारे पास 2 डॉटर अमीबा बन के आ जाएंगे, ठीक है। क्या हुआ, फिजन हुआ जब एक अलग 2 डॉटर न्यूक्लियाई में, 2 डॉटर अमीबे में टूट जा रहा है। पहले इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, फिर दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ये हमारा हो गया अमीबा का। पैरामीशियम में भी सेम है, पैरामीशियम के पास सीलिया होता है, कुछ ऐसा करके होता है, ठीक है। वो भी इसी तरह से ही डिवाइड होता है। और फिर हमारा आता है लीशमानिया। हमने काला अजहर के बारे में नाम सुना है, जिसको हम ब्लैक फीवर कहते हैं। ब्लैक फीवर लीशमानिया के कारण ही होता है। इसमें क्या होता है ना कि ये डिवाइड तो इन्हीं सब जैसा करता है, सिंगल सेल जैसे ऑर्गेनिज्म में, फिजन में, लेकिन इसको ना डिवीज़न करने के लिए आगे
रिप्रोड्यूस करने के लिए ना एक डेफिनाइट प्लेन चाहिए, उस प्लेन पे ये आगे चल के डिवाइड करता है अपने आप को, ठीक है। इनके पास एक फ्लैजिलम होता है और फिर वो सब जैसे अमीबा में था और सब ऑर्गेनिज्म में था वैसे डिवाइड कर लेगा, लेकिन बस उसको चाहिए कि एक डेफिनाइट प्लेन चाहिए इसे। तो ये तो हमारा हो गया फिजन के बारे में। फिजन के बाद हम पढ़ते हैं बडिंग। बडिंग क्या होता है? बड, बड मतलब होता है जैसे फूल में बड देखा है, बड मतलब कली, तो आउटग्रोथ, ठीक है, आउटग्रोथ पार्ट अगर हम कह सकते हैं, ठीक है। आउटग्रोथ में क्या होता है, जैसे ये बडिंग बड है, बड या फिर किसी ऑर्गेनिज्म में ही देख लेते हैं, जैसे ये हमारा हो गया जैसे हम बात करते हैं हाइड्रा के बारे में, ये हाइड्रा का माउथ है, उसके टेंटिकल्स हैं। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से ना एक बर्ड टाइप का निकलने लग जाएगा, ठीक है। फिर अगले में जाके ये थोड़ा सा और ग्रो करेगा, फिर जब ये इसमें ग्रोथ हो जाएगा, इसमें इसका माउथ और टेंटिकल्स बन जाएंगे, तब ये जाके अलग हो जाएगा, पेरेंट से अलग हो जाएगा और फिर जाके ये ग्रोथ करेगा। ये फिर ग्रोथ करने के बाद बडिंग की प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करेगा। ऐसे ही हमारे पास हाइड्रा में होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास बडिंग का, कि मतलब एक जैसे प्लांट में कली निकलती है, वैसे इसमें इसका एक पार्ट बढ़ने लगता है, फिर वो पार्ट बढ़ के इसी की तरह ग्रोथ करता है। जब इसमें इसका पूरा ग्रोथ हो जाता है कि अब ये निकल सकता है, तो निकलने के बाद ये अलग से बन जाता है, फिर अलग से बनने के बाद ये ग्रोथ करता है, फिर और आगे बडिंग करता है, ठीक है। ये हमारा हुआ बडिंग का। फ्यूजन में एक चीज़ मैंने नहीं बताया था कि फ्यूजन 2 टाइप का होता है। फिजन 2 टाइप का होता है। एक होता है बाइनरी, दूसरा होता है मल्टी फिजन। जैसे हम बाइनरी से समझ जा रहे हैं, बाई का मतलब होता है 2, जब एक ऑर्गेनिज्म 2 में टूटता है तो उसको हम कह देंगे बाइनरी फिजन, जैसे हमने अमीबा का देखा। और मल्टीपल फिजन में हम देखेंगे कि जब उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी ग्रोथ करने के लिए, तो जैसे ये सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है, तो इसके बाहर ना एक कवरिंग बन जाएगी। ये स्ट्रॉन्ग कवरिंग होती है जो इसको बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है। फिर ये आगे चल के न्यूक्लियस में, बहुत सारे न्यूक्लियस में टूट जाएगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, सेल, ये कवरिंग, और जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब ये फूट जाएगा। जैसे ये कवर है, इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली तब ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। और फिर इसको भी रिप्रोड्यूस करना है, एक सेल ही है, तो फिर क्या होगा, ये न्यूक्लियस ना अंदर में ही आपस में बहुत सारे नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस में टूट जाएगा, और फिर ये आगे जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये आगे जाके फूट जाएगा, मतलब निकल जाएगा। तो ये हमारा होता है फिजन का, ठीक है। तो हम इसके बारे में और अगली वीडियो में जानेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। हमने फिजन पढ़ा, हमने बडिंग पढ़ा, हम रीजनरेशन पढ़ेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ेंगे, और हमारे पास रीजनरेशन आएगा, और उसके बाद हमारे पास आएगा स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक इट। तो जैसा अभी तक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, ठीक है। रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल में हमारा एक पेरेंट होता है और सेक्सुअल में हमारे 2 पेरेंट्स होते हैं। इसमें जर्म सेल्स की ज़रूरत नहीं होती, इसमें जर्म सेल्स की ज़रूरत होगी, इसके लिए स्पेशल सेल्स चाहिए। और
ये रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इस रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा दोनों के बीच में डिफरेंस। और उसके बाद हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें था हमारे पास फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, और उसके बाद हमारा आता है फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग, ठीक है। नहीं सॉरी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, हमने फिजन पढ़ा। फिजन का मतलब होता है एक पेरेंट्स का दो में डॉटर न्यूक्लियाई में टूट जाना, सॉरी डॉटर अमीबा में या फिर डॉटर पैरामीशिया में टूट जाना, एग्जाम्पल है, ठीक है। ये है फिजन में, जैसे हमने अमीबा को ले लिया, अमीबा दो में टूट गया, जैसे अमीबा दो डॉटर अमीबा बन गए, और हमारे पास फिर पैरामीशियम दो पैरामीशिया बन गए, और फिर हमारे पास जो लीशमानिया था जिसके हमें काला अज़र होता है वो भी हमारा दो में बट गया, ठीक है। लेकिन बस काला अज़र मीन्स लीशमानिया को रिप्रोडक्शन करने के लिए बस एक डेफिनाइट प्लेन की ज़रूरत होती है, तब वो करता है, वरना प्रोसेस सारा इसी की तरह सेम है। और फिजन में आता है हमारा बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन, बाई से जैसे हम समझते हैं मतलब है दो। बाइनरी फिजन में एक पेरेंट दो डॉटर में टूट जाता है, रिप्रोड्यूस हो जाता है, तो दो डॉटर में टूट जाता है। और फिर मल्टीपल फिजन क्या होता है, जैसे ये सेल है, सेल का न्यूक्लियस सेल, और ये उसके ऊपर आउटर कवरिंग बन जाती है। जब हमको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है तब सेल के आसपास सेल की कवरिंग, स्ट्रॉन्ग कवरिंग बन जाती है, जिसके अंदर ना न्यूक्लियस डिवाइड होते रहते हैं। यही जो बड़ा न्यूक्लियस है वो डिवाइड होते रहता है, और जब फेवरेबल कंडीशन हमें मिलता है तो यही फिर फटकर आगे फिर निकल जाते हैं, फिर रिप्रोडक्शन इनमें चालू हो जाता है। फिर अगर कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी फिर ये कवरिंग जमा होगी, फिर ये टूटेगी जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जिससे हमें मलेरिया होता है, मलेरिया इन ह्यूमन बींग्स। इसका वेक्टर क्या होता है, मतलब जो इसको ह्यूमन तक पहुंचाता है वो है मस्कीटो, मस्कीटो में फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो है। जो प्लाज्मोडियम जो मल्टीपल फिजन करता है, ये मलेरिया कॉज करता है इन ह्यूमन। और इसके वेक्टर्स क्या क्या है, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटोस, ठीक है। हमने ये पढ़ा। इसके बाद हमारा आता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, एक स्मॉल आउटग्रोथ हमें देखने को मिलती है, स्मॉल आउटग्रोथ, ठीक है। जैसे मैंने हाइड्रा का बताया था एग्जांपल, ये उसके टेंटिकल्स हैं, ठीक है, ये उसका माउथ हो गया। फिर यही से जैसे मैंने बोला स्मॉल आउटग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, तो हमको ऐसे देखने को मिलती है। फिर ये आगे जाके इसके बॉडी पार्ट्स का ग्रोथ होता है। अब उतना जब ग्रोथ हो जाए कि अब ये निकल सकता है, पूरा ग्रोथ होने के बाद कि अब ये इसमें से निकल होके खुद से ही आगे ग्रोथ करेगा, तो निकल जाता है। ये हमारे पास बन गया हाइड्रा। फिर ये आगे जाके बड़ा हाइड्रा बन जाता है, ठीक है, ग्रोथ हो जाती है इसकी। तो आज हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो हम आते हैं स्पोर फॉर्मेशन पे। स्पोर फॉर्मेशन हमारे पास बैक्टीरियाज में होते हैं, हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट जैसे मॉसेस, फर्न्स में होता है, और फंगस में होता है, फंगाई में जैसे हम कह दें राइजोफस,
ठीक है। और हाँ, बडिंग हमारे पास यीस्ट में भी होता है, बडिंग यीस्ट में, ठीक है। ये इससे चिपका हुआ रहता है, ठीक है। अगर ये नहीं निकलता है टाइम से और या फिर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलते निकलने से, तो ये आगे चेन बना देते हैं, ऐसे चेन बन जाता है। जब कंडीशन सही रहेगी तो फिर ये बाद में डिटैच हो जाएंगे। अब उसके बाद कोरल्स हमने नाम सुना है, कोरल्स या स्पॉन्जेस जो सी में होते हैं, ठीक है। उनमें भी ऐसा होता है, वो एक पे ग्रोथ करते जाते हैं, फास्ट ग्रोथ होती है उनकी, तो चेन बन जाता है, ठीक है। और वो अपने बेस से ही जुड़े रहते हैं। तो कोरल्स या फिर स्पॉन्जेस जो सी में होते हैं उसमें भी ऐसा ही ग्रोथ होता है। अब हम आते हैं स्पोर फॉर्मेशन पे। ठीक है, ये हमारे पास है राइजोफस, स्पोरेंजियम है ये, ठीक है। जब इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है तो ये क्या करता है, अंदर ही अंदर डिवाइड होते रहता है। और जब कंडीशन सही होती है तो क्या होता है ना, यहाँ से फट के ये लोग बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। हमने ब्रेड मोल्ड सुना है कि ये ना हवा में हर टाइम प्रेजेंट रहता है, आसपास हमारे हवा में प्रेजेंट रहता है। इसका एग्जांपल हम ना ब्रेड पे देख सकते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर हो, जहाँ पे नमी हो, वहाँ पे ना ये ग्रोथ करने लग जाता है। जैसे हमने ब्रेड देखा, ब्रेड को हमने फ्रिज में रखा तो फ्रिज में कुछ नहीं होगा, क्योंकि फ्रिज उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है ग्रोथ करने के लिए, राइजोफस फंगस के लिए। तो जब हम उसको बाहर रखते हैं, उस पर मॉइस्चर आती है, उस गर्मी गर्मी मतलब वार्म वो एरिया होता है, तो उस पर फंगस आता है। ये जो हमारे पास है इसके अंदर के, इसको एक तरीके से हम जब ये स्पोर बर्स्ट होता है ना, तो ये जो इसके अंदर के पोर्स होते हैं ना, वो जाके उस ब्रेड पे लग जाते हैं। ब्रेड पे इसलिए लगते हैं ना कि वो आसपास एरियाज में हवा में घूमता रहता है। जब वो ब्रेड पे आता है और ब्रेड पे आने के बाद वो धीरे धीरे वाइट हमको लगता है कि वाइट कॉटनिश टाइप का उसमें ग्रोथ हो रहा है, तो वो बाद में जाके ब्लैक हो जाता है, ठीक है। और जब हम उसको अगर और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो उसमें भी ऐसे स्ट्रक्चर्स बने रहते हैं। अब अगर ब्रेड में से हम वो पीस निकाल के कहीं और रख दे या कोई और खाने की चीज़ पे रख दे या फिर ऐसे चीज़ पे जिस पे फंगस ग्रोथ कर सकता है, तो वो वहाँ भी उसकी ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। ये तो था हमारे पास स्पोर्स फॉर्मेशन का। जैसे हम इसे फंगस में देख सकते हैं, जो है हमारे पास राइजोफस, म्यूकस, ठीक है। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट जैसे मॉसेस, फर्न और बैक्टीरियाज में भी हमारे पास ऐसा होता है। ये ना एक तरीके का क्या कहें, सीड होता है, ठीक है। एक इट इज़ अ काइंड ऑफ सीड, हल्का होता है। और जैसे मैंने बोला सीड है, उसको कहीं भी कोई भी पेड़ का सीड है हम उसको बोते अच्छे से रखते तो वहाँ पेड़ उग जाता है ना, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ सीड। स्पोर्स हैं जो सीड्स की तरह काम करती है और जहाँ जाती है वहाँ पे अपनी कॉलोनी ग्रो कर लेती है, ठीक है। ये लाइट होती है, बहुत ज़्यादा हल्की होती है, लेकिन हम उसको अपनी आँखों से नहीं देख सकते। और ये बहुत ज़्यादा लाइट होती है, इसलिए एयर में घूम लेती है आराम से। ये तो था स्पोर फॉर्मेशन। अब हम आते हैं रीजनरेशन पर। री का मतलब क्या होता है, दोबारा से, अगेन। और जनरेशन मतलब होता है जनरेट करना, ठीक है। दोबारा से अपने आप को बना लेना। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल देख ले, प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग भी होती है, लेकिन अगर हाइड्रा में बडिंग होती है, और ये जो मैं बता रही हूँ ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर
ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रीजनरेशन में क्या होता है कि जैसे ये प्लिनेरिया है, ठीक है, इसका हम ये पार्ट काट दें, ये पार्ट काट दें, ये पार्ट काट दें, कोई भी पार्ट काटे हम इसका, ये आगे जाके न्यू प्लेनेरिया में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, अपने आप को ग्रो कर लेता है। इसके हम कोई भी पार्ट को काटे तो इससे नया प्लेनेरिया बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है रीजनरेशन कि अगर हम इसके कोई भी पार्ट को काटे और उससे फिर हमारे पास नया प्लेनेरिया बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रा के साथ भी ऐसे होता है, जैसे हाइड्रा में बडिंग होती है तो हाइड्रा में हमारे पास रीजनरेशन भी होता है। ठीक है, हाइड्रा में क्या होता है कि कोई भी पार्ट कटा है, नहीं हाइड्रा में नहीं, इनमें क्या होता है कि कोई भी पार्ट कटा है तो वो बॉल ऑफ सेल्स बन जाता है, सेल्स का बॉल बन जाता है, उसी में सेल्स मूव करते हैं, फिर धीरे धीरे अपना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये लोग, तो अपना पहले सेल्स है, सेल्स से टिश्यू बनाए, टिश्यू से ऑर्गन बनाए, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, इसमें इनमें जो उनका होगा वो सेल्स के अंदर ही बॉल ऑफ सेल्स है, उसमें सेल्स अंदर ही अंदर मूव करेगी और फिर अपना जो फंक्शन जहाँ पे करना है वो ये कर लेगी। तो ये होता है हमारे पास प्लेनेरिया का, और हाइड्रा में भी यही है, हाइड्रा में भी ये होता है। और जैसे मैंने बोला था कि उसमें बडिंग होती है तो इसमें रीजनरेशन भी होता है हाइड्रा में। ये दोनों सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब सोच रहे होगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है, तो हम जैसे इंसानों में क्यों नहीं होता? ठीक है, हम अपना कोई पार्ट काट दो तो क्यों नहीं होता? ये कुछ ज़्यादा सिंपल है, हमारी बॉडी कम्प्लेक्स है। ठीक है, मैं अपना जैसे मैंने बोला था कि एक उंगली का छोटा सा पार्ट काट दूं और मैं बोलूँ कि वो आगे चल के ग्रोथ कर जाएगा, तो नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसके पास इस पार्ट से ब्रेन नहीं बन पाएगा, इस पार्ट से हार्ट नहीं बनेगा, न इस पार्ट से लंग्स, किडनी या फिर स्किन का कोई बॉडी पार्ट नहीं, स्किन नहीं बन पाएगी, ना ही उससे हड्डी बन पाएगी। हाँ, क्योंकि हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, ह्यूमन की बॉडी, एनिमल्स की बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इसी कारण ये रिजेनरेट नहीं कर पाता। लेकिन जैसे मैंने लिखा ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इनकी बॉडी रिजेनरेट कर लेती है। तो ये तो था हमारे पास रिजेनरेशन का। अब हम आते हैं फ्रेगमेंटेशन पर। ये रिजेनरेशन एक रिप्रोडक्शन का तो टाइप है, लेकिन इस पे ना एनिमल्स डिपेंड नहीं रह सकते, एक रिप्रोडक्शन का टाइप ही है। लेकिन क्या एक बैक्टीरिया या फिर कोई ऑर्गेनिज्म इंतज़ार करेगा कि कोई आए और मुझको काटे? नहीं, इसलिए ना ये प्लेनेरिया में होता है, प्लेनेरिया पानी में पाया जाता है और पानी में पाए जाने के कारण वो कहीं कहीं से कट जाता है, फिर वो दोबारा से ग्रोथ कर लेता है। ठीक है, इसमें यही है। तो आगे हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन हमारे पास होता है सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे स्पायरोगायरा। ये पानी में पाया जाता है, पानी में हमने कभी भी चिपचिपी या फिर लंबी लंबी जो हरी चीज़ देखते हैं ना, तो वो हमारे पास स्पायरोगायरा होती है। ठीक है, जब इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, जब ये ग्रोथ कर लेती है ना तो ये आगे जाके टूट जाती है। जब ये लोग अपना पूरा ग्रोथ कर लेते हैं आगे जाके टूट जाते हैं, फिर ये जो इसका ऑफस्प्रिंग आया, ठीक है, ये फिर आगे जाके ग्रोथ करेगा,
मान लीजिए इसका ये जो ऑफस्प्रिंग था ये वाला, इसकी पूरी ग्रोथ हुई, इसकी ग्रोथ होने के बाद ये ऑफस्प्रिंग है, ये बड़ा हुआ और फिर ये आगे जाके टूट जाएगा। तो ये हमारा होता है फ्रेगमेंटेशन, चाहे ये 2 पार्ट में टूटे या 2 से ज़्यादा पार्ट में टूटे, तो ये हमारा होगा फ्रेगमेंटेशन। अभी हमने पढ़ा था फिजन के बारे में। फिजन में भी तो यही था ना कि एक ऑर्गेनिज्म जब 2 या 2 से ज़्यादा में टूट जाता है, 2 में टूटता है तो बाइनरी फिजन, या फिर ज़्यादा में टूटता है तो मल्टीपल फिजन। और मल्टीपल फिजन कब होता है? जब हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती। तो इसमें और उसमें अंतर क्या है? था हमारे पास फिजन, इसमें और उसमें अंतर क्या है? ये तो था हमारे पास सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, और वो था हमारे पास सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए है और फिजन हमारे पास सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, तो यही है दोनों में अंतर। ये 2 में टूट जाएगा, 2 से ज़्यादा में टूटेगा, ये 2 में टूटेगा, 2 से ज़्यादा में टूट जाएगा, टूटेगा दोनों। लेकिन ये होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए और ये होता है सिंपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। और वो जो मैंने स्पायरोगायरा लिखा था, ये हमारे पास है फिलामेंटस क्रिनल के। ठीक है, तो अब हमारे पास लास्ट पार्ट बचता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, या फिर इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स है हमारे पास, ये हमारे पास ओनली प्लांट्स में होता है। इसमें ये होगा ना कि हम अगर प्लांट का लीफ ले ले या स्टेम ले ले या फिर रूट्स ले ले, उससे हमारे पास नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास आ गया ब्रायोफाइलम, ठीक है, इसकी लीव्स होती है ना, इसकी लीव्स, इनकी मार्जिन एरियाज पे ना, अगर ये प्लांट है, इसका पत्ता कहीं ब्रायोफाइलम, इसका पत्ता कहीं अगर गिर जाता है ना, तो इसके मार्जिन एरिया से ना नए नए प्लांट्स उगने शुरू हो जाते हैं। तो ये होता है कि इसमें तो लीव्स से हो रहा है। ठीक है, लीव्स के जैसे पेड़ है, प्लांट है, प्लांट के लीव्स कहीं गिर गए तो इसके मार्जिन एरियाज के, लीव्स के मार्जिन एरिया से नए नए प्लांट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास ब्रायोफाइलम, स्टेम्स, लीव्स से हम नया प्लांट बना लेते हैं। जैसे हमारे पास पुरानी घास होती है, ठीक है, ओल्ड ग्रास, उसमें बर्ड्स होते हैं, ओल्ड ग्रास में बर्ड्स होते हैं और बर्ड्स को खाना चाहिए जब रेन होता है। जैसे सूखी घास की ज़मीन है, जब उस पर बारिश हो जाती है तो वो हरी हो जाती है ना, इसलिए होती है क्योंकि वो जो ओल्ड ग्रास थी तो उसके पास बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स होने के कारण जब रेन होता है उसको खाना मिलता है, उसको नरिशमेंट मिलती है, तो वही जो ओल्ड ग्रीन ग्रास होती है, ग्रास की जो फील्ड है वो ग्रीन ग्रास फील्ड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, या फिर इसको हम कह सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या फिर हम इसको कह सकते हैं प्रोपगेशन। इसका एक और एग्जाम्पल है